हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अपन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना आना चाहिए और सेंट्रीपिटल फोर्स अपन को आसान पड़ता है, राइट। मैंने बोला था सेंट्रीफ्यूगल वाला केस जो है विच इज सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। वो वाली बात अपन को ज्यादा आसान पड़ती थी ताकि अपन सीधा फोर्स बैलेंसिंग कर लेते थे। मैंने कुछ सवाल भी कराए थे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉनिकल पेंडुलम की। देखो पेंडुलम तो सब लोग जानते हैं कि पेंडुलम क्या होता है कि एक रस्सी से एक छोटे से मास को लटका दिया और वो जो भी अपन ने क्लॉक वाला पेंडुलम देखा है उसको अपन सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब एक आता है कॉनिकल पेंडुलम। देखिए कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। लेट्स से कि यहाँ पर ये दीवार है, वहां से मैंने एक स्ट्रिंग पे एक मास कोई एम है उसको मैंने इस तरीके से लटका रखा है, ठीक है। लेट्स से इसकी लेंथ है एल और ये यहां से एंगल है थीटा और ये जो है ना ऐसे सर्कल में घूम रहा है। देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से। तो ये जो सेटअप है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉनिकल पेंडुलम। तो इसके अंदर काफी बार इसके सवाल आते हैं और फोर्स बैलेंसिंग के बारे में अपन को पूछ लेते हैं। अपन को इतने डेटा दिए है। अब देखो कि भाई एक और बात, यहाँ पर एक सवाल मैं अगर तुम्हें पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इट इज ऑपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अब हमें वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना है जहां पर वो सर्कल में घूम रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब ये ध्यान से देखोगे इसकी मोशन, तो ये कौन से सर्कल में घूम रहा है। अपन कैसा करते थे अब तक जो भी अपन मोशन करते थे उसके अंदर, जैसे अगर ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है तो अपन ऐसे बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना देते थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे ये वाला सवाल कराया था तो इसमें इधर लिया था अपन ने, ये ऐसे घूम रहा था, राइट। तब लेकिन अब ये इस बार ऐसे नहीं घूम रहा है, ये तो सिंपल पेंडुलम वाला केस था। अभी ये ऐसे नहीं घूम रहा है, अभी ये ऐसे घूम रहा है। तो हमें वो वाला सर्कल कंसीडर करना है जिसके अंदर वो घूम रहा है। जैसे ये वाला सर्कल, we will consider the circle where it is actually revolving, ठीक है। तो ये वाले सर्कल में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। जिसको मैं लिख देता हूं एम ओमेगा स्क्वायर और ये वाली लेंथ लेट्स से इट इज आर, राइट, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। लेट्स से यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन आया क्या, T। इस साइड में फोर्स कितना लगता है बच्चों, mg। अगर ये मास m है तो उसकी वजह से नीचे की साइड एक mg फोर्स लगेगा। और यहाँ पर अगर मैं एक ऐसे ही बनाऊं लाइन, तो अगर ये थीटा है तो अपन को थोड़े मैथमेटिक्स के रूल भी आते हैं, राइट। तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली फोर्स बैलेंसिंग की कंडीशन लगानी है। तो ये मुझे टेंशन दिया है तो उसके दो कंपोनेंट ले लो बच्चों। कहां पर आएंगे टेंशन के दो कंपोनेंट, एक टेंशन इधर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, T sin थीटा एंड दिस विल बी T cos थीटा। देखो है ना, ये T है सो दिस विल बी T cos थीटा एंड दिस विल बी T sin थीटा। और ये इसी सर्कल में घूम रहा है और कहीं जा नहीं रहा, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके फोर्स को बैलेंस कर लो। तो यहाँ तुम्हारे पास देखो, तुम्हें काफी सारी चीजें पूछ सकते हैं। तुम्हें ओमेगा पूछ सकते हैं, राइट। देन तुम्हें टी पूछ सकते हैं, टेंशन कितना होगा, राइट। काफी सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो फोर्स बैलेंसिंग जैसे ही लगाएंगे, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग लगाता हूं तो देखो क्या आएगा, टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू mg। ये एक आ गया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg वर्टिकल डायरेक्शन। दे दो इक्वेशन नंबर 1। और जब हॉरिजॉन्टल वाले कंपेयर करता हूं तो क्या रहेगा बच्चों, टी साइन थीटा will be equal to m omega square r, m omega square r आ जाएगा यहाँ पर, राइट। और एक बात, अच्छा एक और बात यहाँ पर एक खास बात है कि अगर मैं चाहूं तो इसको L के टर्म में भी लिख सकता हूं। अगर तुम्हें ओमेगा पूछे तो तुम लोग ओमेगा भी यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, या पहले तो टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो T sin थीटा डिवाइड बाय 2 T cos थीटा करते हैं, मतलब 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा T sin थीटा और इधर आ जाएगा T cos थीटा इज इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय एम जी। कुछ ऐसा आ जाएगा, एम एम कैंसल, टी और टी कैंसल। तो देखो बच्चों टेन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर बाय, राइट। ये आ गया अपना थीटा, करेक्ट है बच्चों, राइट। तो इस तरीके से अपन को जो भी वैल्यू पूछी है वो अपन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके अपन टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। अगर अपन को एल के टर्म में थोड़ा चाहिए, देखो अगर ये एल है तो बताओ ये वाली रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ये एक, अगर मैं इसको ओ बोल दूं, इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो देखो ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर देखो एंगल बी जो है वो कितना है, 90 के बराबर है। तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, ठीक है, कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ए ओ, और ए बी की वैल्यू है आर और ए हो एल, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एल साइन थीटा, मतलब रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एल साइन थीटा। तो तुम लोग यहाँ से देखो ये रेडियस की जगह अपन एल साइन थीटा रखते हैं, तो देखो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी। अगर इसी इक्वेशन में मैं रखता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल साइन थीटा, साइन थीटा कैंसल, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर एल, राइट। तो ये वाली बातें तुम्हें समझनी है, ध्यान से सीखनी है, राइट। तो इस तरीके से लिख लो इसको अच्छे से, पूरा कॉनिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है बच्चों, राइट। और इसके अंदर एक और चीज है, जैसे तुम लोगों को अगर ओमेगा में नहीं लिखना है तो तुम लोग इसको वी के अंदर भी लिख सकते हो, राइट। तो वो भी देख लेना, कुछ भी नहीं है, एम ओमेगा स्क्वायर आर को क्या लिख लोगे, एम वी स्क्वायर बाय आर, बस बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ एम वी स्क्वायर बाय आर, तो तुम्हें ओमेगा की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अपना कॉनिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, राइट। आई होप कि तुम्हें समझ में आया है, नोट कर लेना सब लोग, राइट। चलिए, तो ये तो कॉनिकल पेंडुलम हो गया। अब अपन सवाल पे आते हैं, कुछ सवाल है इंपॉर्टेंट जो कि सॉल्व करने जरूरी है, सॉल्व करते हैं। राइट, लेट्स से कि मुझे इस तरीके से दिया है क्वेश्चन कि भाई ये अपना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है कोई, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे एक टेबल वगैरह रखा हुआ है। इस टेबल पे यहाँ पर मैंने एक रस्सी को बांधा हुआ है और उसके साथ एक एम मास है, ठीक है, एम मास है। और ये जो भी टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो क्या है, म्यू जितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसका, ठीक है, ये बात समझनी है। यहाँ पर ये जो भी सरफेस पे रखा हुआ है और लेट्स से इसकी लेंथ है r और इसको मैंने v नॉट जितनी इनिशियल स्पीड से फेंका है, और अगर ये गोल गोल घूम रहा है, राइट, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि भाई थोड़े टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्रिक्शनल वाली सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शन सरफेस है। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी बॉडी को मैं अगर मूव करता हूँ, अगर कोई भी बॉल को अपन फेंकते हैं जमीन पे, थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पे आ जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो तुम्हें ये बताना है कि फाइंड आउट टाइम व्हेन ब्लॉक विल स्टॉप। वो वाला टाइम मुझे बताना है कि जब ब्लॉक क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है, स्टॉप हो जाए, वो वाला टाइम निकालो सब लोग। पहले तो तुम फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अंदर जज करनी है, तो पहले तो वो निकाल लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्राई करो 1-2 मिनट, राइट। देखो चलिए, पहले तो
फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सीखते हैं कि इसके अंदर अपन कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो मुझे क्या करना है, मुझे वो वाला टाइम निकालना है जब ये ब्लॉक स्टॉप होगा। तो पहले मैं तो इसकी मोशन को एनालिसिस करूंगा कि सबसे पहले देखो ये अगर घूम रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो टेंशन लग रहेगा, टेंशन तो इसको घुमा रहा है। अब ये क्या होगा, ये स्टॉप होगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब ये स्टॉप किसकी वजह से हो रहा है? इट्स ऑब्वियस दैट वो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो रहा है, राइट? वो फ्रिक्शन की वजह से ही स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में उसकी वी नॉट घट रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, और यही फोर्स यहाँ पर कौन काम करता है? अपना जो फ्रिक्शन मैंने दिया हुआ है वो, ठीक है। देखो फ्रिक्शन मैंने पहले भी बोल रखा है जब अपन ने फ्रिक्शन पढ़ा था कि फ्रिक्शन हमेशा दो चीजों को साथ में रखने की कोशिश करता है। तो ये आगे जा रहा है तो ये क्या करेगा? फ्रिक्शन तू मत जा, तू रुक मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको इधर लगाएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन, तो दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, जो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन इतना लगा, मतलब उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर वो मूव कर रहा है तो अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो इतना फोर्स लग रहा है, अगर इतना फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पर इस स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। तो अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों? रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन की वैल्यू अपन को चाहिए, तो अगर इसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दूं तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसकी बराबर आ जाएगी? म्यू जी। बट मैं क्या लिखूंगा? माइनस म्यू जी, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, राइट। तो भाई रिटार्डेशन आ गया अपने पास, तो अपने पास आराम से टाइम आ जाएगा। मुझे वो वाला टाइम निकालना है जब ब्लॉक क्या हो जाए? रेस्ट पर हो जाए। तो ये जो एक्सेलरेशन है उल्टी साइड लग रहा है, और यही जो है, अब अपन को पता है दो टाइप के अपने पास होते हैं, एटी एंड एआर, ठीक है। ये जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है भाई? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड, सॉरी डायरेक्शन, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड। और यहाँ पर इसकी अगर स्पीड चेंज हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? इस फ्रिक्शन की वजह से, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड का जो टाइम के साथ है dv बाई dt, तो किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस म्यू जी। देखो ये मैंने एक्सेलरेशन ही लिखा है बेसिकली, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर बताया कि जो स्पीड चेंज हुई है, तो ऐसे भी देख सकते हो कि टेंजेंशियल की वजह से स्पीड अपनी चेंज होती है, राइट, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने रख दी a इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, और माइनस क्यों आया? बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, राइट। तो a को मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt, अपन को तो dv इज इक्वल टू माइनस म्यू जी टी, राइट। अब देखो दोनों साइड तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, सॉरी म्यू जी dt है ये, राइट। जब टाइम 0 था तब इसकी स्पीड कितनी थी? v नॉट। और मुझे कौन सा टाइम निकालना है? t कौन सा टाइम निकालना है? व्हेन ब्लॉक विल स्टॉप। जब ये ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों? 0 हो जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 0। बस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देखेंगे तो इधर है इंटीग्रेशन dv। इंटीग्रेशन dv क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन dx अपन को पता है होता है x के बराबर, तो इंटीग्रेशन dv किसके बराबर होगा? v के बराबर, राइट। और ऐसे जाके ये v नॉट से 0 हो गई, एंड ये हो जाएगा माइनस म्यू जी बाहर, और dt का हो जाएगा t, और ये भी लिमिट 0 से t हो जाएगी। जब मैं ये लिमिट पुट करूंगा तो इट विल बी 0 माइनस वी नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू जी t माइनस 0, राइट। ये वाली बात सबको समझ में आनी चाहिए। देखो लिमिट पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वी नॉट इक्वल टू आया माइनस म्यू जी टी, ये t माइनस 0 है ना। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? v नॉट बाई म्यू जी। मतलब v नॉट बाई म्यू जी टाइम के बाद अपना जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा? रेस्ट पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर तुम लोगों को इस तरीके से बोल सकते हैं कि भी कोई डायरेक्शन दे दी इस तरीके से, ठीक है। जैसे इसको बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और तुम्हें पूछ लिया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हियर, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? ये वाली, मतलब आ गया अपना आंसर 5, राइट।
तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझनी है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है। तो चलिए पहले तो फटाफट से इसको लिख लो, ठीक है। और सवाल करते हुए इसी कॉन्सेप्ट पे और सवाल करते हैं। अब अपन को सवाल ही करने हैं और समझते जाना है चीजों को धीरे धीरे कि किस तरीके से अपन को फ्रिक्शन वगैरह सारी चीजों की एप्लीकेशन एक साथ आएगी, फोर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो समझना है, डरना नहीं है। देखो मान लो कि मुझे कोई क्वेश्चन दूसरा ऐसा दिया है कि ये कोई एक डिस्क है, ऐसे है ना, ऐसे मैंने रखी हुई है डिस्क और मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे एक रिंग है और मैं उसको ऐसे रखी हुई है मैंने, और उसकी रेडियस है कितनी, r है, उसकी रेडियस है r, और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m मास का, ठीक है। और इस रिंग को मैं घुमा रहा हूं और यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑब्वियस सी बात है म्यू होगा, तभी ये घूम पाएगा, वरना ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर निकल जाएगा, ये बात अपन को पता है, ठीक है। तो मुझे देखो एक बात तो तय है कि भाई अगर ये किसी से भी बांधा नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है ना, ये ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा समझो ना, इसकी रेडियस r समझ लेना, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, ठीक है। वो ऐसे ही मैंने कॉर्नर पे रखा हुआ है, ऐसे डिस्क है उसके कॉर्नर पे एक ब्लॉक रखा है, डिस्क को घुमाना है। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं धीरे धीरे इसको घुमाऊंगा तो ये बाहर नहीं स्लिप होगा, राइट, स्लिप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको कुछ स्पीड से ज्यादा अगर घुमा दूं तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, फाइंड ओमेगा मिनिमम फॉर नो स्लिपिंग, ठीक है, ये स्लिप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपन को कितनी ओमेगा मिनिमम रखनी चाहिए वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले सब लोग इसको ट्राई करो, ठीक है, 2-5 मिनट लेके वापस एक बार दिमाग लगाओ, यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू ले लेना, राइट। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखो देखो मुझे क्या करना है, मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं और इसको क्या करना है, मुझे यहां पर रखना है, ये स्लिप नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो सेंटर की साइड, मतलब ऐसा समझो कि भाई इधर की साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, कौन सा, m ओमेगा स्क्वायर r जितना, m ओमेगा स्क्वायर r जितना एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो यहां पर है, ठीक है, ये जो यहां पर है उसको रोके, कोई रोकेगा ना उसको, ऑब्वियस सी बात है रोकना ही पड़ेगा, वरना है स्लिप हो जाएगा उस साइड। तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन अगर मैं उतना ही लगा दूं, राइट, अगर मैं उतना ही फ्रिक्शन लगा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि एक तो अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा अगर वो ब्लॉक, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की साइड, और मुझे अगर इसको वहां पर रेस्ट पे रखना है, ठीक है, इसके डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वहीं पे रखना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो अगर ये बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, तो ये बाहर चला जाता, ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं इसको कि अगर इसको घुमाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। बट अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन सेंटर की साइड लगेगा, क्योंकि इसको अगर इसको में शांत रखना है, ठीक है, डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ही बैलेंस करते हुए उल्टा फोर्स, मतलब एक यहाँ पर उस टाइम पे देखो फ्रिक्शन टेंजेंशियल लग रहा था, यहाँ पर वो टेंजेंशियल नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो कहां पर लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो मुझे इसको डिस्क के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखना है, मतलब वो तो घूम रहा है बट डिस्क के अंदर वो एक ही जगह पे है, मतलब उसके अंदर जो सारे फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है, और वो कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन बाहर की साइड जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक है वो बाहर ना निकले, तो फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू एक और चीज होती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, और या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन के बराबर या म्यू एन से कम होनी चाहिए, मतलब मुझे जो भी ये फ्रिक्शन की वैल्यू मिली ना, वो म्यू एन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए,
तब जाके इस m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू f के बराबर होगी और मेरा ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर रहेगा। मतलब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास मिली m ओमेगा स्क्वायर r दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू n, और इसका नॉर्मल क्या है भाई, mg के बराबर है बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg एंड म्यू म्यू कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन म्यू g बाय r. So here omega is less than under root mu g by r. ओमेगा जो है वो म्यू जी बाय आर से क्या होना चाहिए, इधर मिनिमम की जगह अपन मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है, कि कितनी मैक्सिमम स्पीड तक अपन घुमा सकते हैं उसको। तो ओमेगा है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। इससे सारी की सारी कम एंगुलर स्पीड पे ये जो अपना ब्लॉक है वो डिस्क के ऊपर स्लीप नहीं करेगा बच्चों। नोट कर लो, काफी अच्छा सवाल है ये। चलिए अब एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसा मान ले कि कोई एक, जैसे सर्कस वगैरह में अपन ने देखा है कि एक रिंग होती है और उसको घुमाते रहता है, ठीक है। कोई रिंग है, अगर उसको मैं घुमाता रहता हूं तो रिंग जो है उसमें एक टेंशन जनरेट होता है, ठीक है। रिंग के अंदर एक टेंशन जनरेट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई रिंग घूम रही है तो उसके ऊपर एक टेंशन जनरेट होगा, तो अपना वही टेंशन कितना होगा ये अपना अगला मोटिव है बच्चों। तो अपन टाइटल क्या मारेंगे, टेंशन इन रोटेटिंग रिंग, कि भाई रोटेटिंग रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। तो लेट्स से दिस इज रिंग और इसको मैं ओमेगा जितनी स्पीड से घुमा रहा हूं, इसकी रेडियस है r, ठीक है। ओमेगा जितनी स्पीड से घुमा रहा हूं तो एक टेंशन जनरेट होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो टेंशन जनरेट होगा उसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो और इसका मास, लेट्स से कि जो रिंग है उसका मास कितना है, m है, तो रिंग का मास m है और इसके अंदर जो टेंशन जनरेट होगा उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। उसको मैंने ओमेगा जितनी स्पीड से घुमाया है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे अपन निकालते हैं। तो कोई भी छोटा सा पार्ट अपन इसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा स्कोप लगा देते हैं इसके ऊपर। तो मैं स्कोप लगा दिया, इसको 8x जूम किया तो मुझे कुछ ऐसा दिखा। देखो ये जो छोटा सा पार्ट है उसको मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से है वो छोटा सा पार्ट, और वो सेंटर की साइड अगर मैं ऐसे बोलूं तो कुछ ना कुछ ऐसे एंगल बनाएगा, छोटा बनाएगा लेकिन बनाएगा जरूर, राइट। लेट्स से दिस इज सेंटर, ठीक है। तो यहां पर जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट, कुछ ऐसा एंगल बनाएगा। अब देखो, ठीक है, और लेट्स से दिस इज डी थीटा, और ये भी क्या होगा बच्चों, सिमेट्री है एक टाइप की, तो डी थीटा स्मॉल एंगल है इसलिए मैंने क्या लिख लिया, इसको डी थीटा लिख लिया। और इसके अंदर पहली बात ये जो पूरा एंगल है वो कितना हो गया, 2d थीटा। तो पहले तो अपन इसका मास निकाल लेते हैं। इसका मास कितना होगा, अगर पूरी रिंग का मास m है तो इस छोटे से टुकड़े का मास क्या मान लो बच्चों, dm मान लो, राइट। चलिए एक और बात कि ये जो आर्क है, अगर इसकी रेडियस है r, तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी बच्चों, सोचो, ठीक है। आर्क की लेंथ क्या होगी, अपन को पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। और आर्क की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2d थीटा, बेसिकली d थीटा छोटा सा थीटा है इसलिए। सो दिस इज 2r d थीटा। ये हो गई आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस आर्क का मास निकालना है। तो अपन को तो क्या पूरी रिंग का मास पता है, पूरी रिंग का मास पता है, तो अपन को एक छोटे से पार्ट का भी मास मिल सकता है। देखो कैसे मिल सकता है, अगर मुझे पूरी रिंग का मास पता है तो पूरी रिंग जो है उसका उसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ अगर मैं बोलूं, इसकी लेंथ L किसके बराबर होगी बच्चों, L 2πr के बराबर, राइट। इसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगी 2πr। तो जब 2πr लेंथ है जब आर्क की, तो मास कितना है m। तो भाई अगर इतनी सी लेंथ है
2r d थीटा जितनी, तो मास कितना है, ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखो हम थोड़ा यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि जब 2πr लेंथ थी तब मास कितना है m, तो जब 2r d थीटा लेंथ होगी तब मास कितना होगा बच्चों, बताओ। मास की वैल्यू हो जाएगी dm, और dm की वैल्यू कितनी होगी 2r d थीटा इंटू m डिवाइड बाई 2π, राइट। तो यहां से r और 2 कैंसल, और अपने पास क्या आ गया m बाई पाई डी थीटा। ये तो छोटा सा मास आ गया किसका बच्चों, इस dm का। ठीक है, और अगर ये गोल गोल घूम रहा है, अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसके ऊपर बाहर की साइड ये छोटे से ऐसा मान लो कि एक छोटा सा मास है, वो इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। अगर एक छोटा सा मास इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है तो इसके ऊपर एक बाहर की साइड फोर्स लगेगा। लेट्स से कि ये कुछ नहीं है अभी, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा ही दिया है, देखो कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा मास है dm और वो गोल गोल घूम रहा है, तो इसके ऊपर बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, राइट, ऑब्वियस सी बात है। और उसकी वैल्यू क्या होगी m ओमेगा स्क्वायर r, और m ओमेगा स्क्वायर r मतलब dm ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो गई, राइट, क्योंकि इतने का मास कितना है बच्चों dm है। ये बहुत छोटा एलिमेंट है, मैंने काफी बड़ा बनाया है उसको। ठीक है, चलिए, और अब देखो इसके अंदर जो का जो टेंशन है वही तो अपन को फाइंड आउट करना है, और जो टेंशन लगता है स्ट्रिंग के अंदर, रिंग के अंदर घूमते टाइम, वो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। ठीक है, ये वाली बात भी अपन को याद रखनी है। टेंशन कहाँ लगेगा बच्चों, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा बच्चों, मतलब इस तरीके से लगेगा, टी इस तरीके से, राइट, ऐसे दोनों साइड ऐसे लगेगा। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी सेम होगी, ये वाली बात भी याद रखना। चलिए अब अपन को क्या करना है, थोड़ा जियोमेट्री लगाते हैं, थोड़ा कंपोनेंट्स वगैरह लेते हैं। अगर ये डी थीटा है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, और ये जो है अगर ये डी थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा। ध्यान से देखो, ये दिस इज 90 माइनस डी थीटा, सो दिस विल बी डी थीटा, राइट। ध्यान से देखो, ये अगर डी थीटा है सो दिस विल बी 90 माइनस डी थीटा। और अगर क्योंकि ये टेंशन जो है ना वो टेंजेंशियली लग रहा है, अगर टेंजेंशियली वो लग रहा है तो अगर मैं मान लो कि यहाँ से टेंजेंशियली लग रहा है तो वहां से जब मैं रेडियस पे कंपोनेंट लेता हूँ तो 90 होता है ना, तो ये पूरा तो 90 है। अगर ये डी थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये टी इधर है तो ये क्या होगा टी कॉस डी थीटा, और एक कंपोनेंट यहां आएगा विच इज टी साइन डी थीटा, राइट, टी साइन डी थीटा। उस तरीके से यहां पर भी आ जाएगा बच्चों, अगर ये डी थीटा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दिस इज ऑल्सो डी थीटा, सो दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन डी थीटा, ये डी थीटा है, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये अपन बैलेंसिंग करें तो टी कॉस थीटा ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। नीचे की साइड के अगर नेट फोर्स देखोगे तो नीचे की साइड के नेट फोर्स किसके बराबर है, इधर है टी साइन डी थीटा और इधर भी है टी साइन डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2t साइन डी थीटा, और नीचे वाले फोर्स ऊपर को बैलेंस करेंगे अगर ये घूम रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा dm ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहां से ये डी थीटा है। और एक बात अपन ने और भी बोली थी कि अगर ये थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, ये वाली बात अपन को बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, आगे भी काम आएगी, कि जब थीटा इज वेरी स्मॉल, जब ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं साइन थीटा को लगभग टेन थीटा लिख देते हैं, या तो उसको सीधा थीटा लिख देते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कंडीशन हमेशा अपन को याद रखनी है। लेकिन ये कब है एप्लीकेबल, जब थीटा कब हो बहुत छोटा हो। तो यहाँ पर थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो साइन डी थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन डी थीटा की जगह सिर्फ डी थीटा, सो इट विल बी 2t डी थीटा इक्वल टू dm की जगह डी थीटा m बाय पाई, देखो यहां से लिखा मैंने, इनटू ओमेगा स्क्वायर r, तो डी थीटा कैंसल, तो देखो यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, t
इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाई। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके अंदर जो रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट होगा, ये एक अच्छा डेरिवेशन भी है बच्चों, और एक सवाल की तौर पे भी तुम्हें पूछा जा सकता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से देख लेना इसको कि किस तरीके से हमने टेंशन निकाला इन द रोटेटिंग रिंग। हमने क्या किया, हमने एक मास एज्यूम किया उसका छोटा सा, ठीक है, उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन ने लिखा और उसी को अपन ने टेंशन से बैलेंस कर दिया। टेंशन इसलिए इधर लगा क्योंकि इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ अलोंग द स्ट्रिंग ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से उसके कंपोनेंट लिए, cos थीटा वाले कैंसिल, sin थीटा वाले ऐड अप, तो 2t sin d थीटा इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r, राइट। तो यहाँ से अपन को टेंशन की वैल्यू आ गई। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।